ready? Are you ready? Hello and welcome everyone. Myself Pawan Karvanare and I am BTech थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम IIT धारवाड़. तो आज से हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन से वन शॉट की स्टार्ट करेंगे. स्ट्रेट लाइंस के बाद सर्कल और फिर कोनिक सेक्शन. अब जैसा कि आपको पता है NTA ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है. ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइंस का सिलेबस हम लोग देखें तो स्ट्रेट लाइंस में वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कंडीशन फॉर कॉन्करेंस ऑफ थ्री लाइंस एंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. तो बस इतने ही पॉइंट्स है जो हमें स्ट्रेट लाइंस में पढ़ने हैं. इससे ज़्यादा और कुछ हमें नहीं पढ़ना है. तो स्ट्रेट लाइंस का सिलेबस उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है. तो इस वजह से हम लोग इतना ही सिलेबस आज के लेक्चर में पढ़ेंगे जितना NTA में दिया है. और एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन भी धीरे धीरे कम आने लगे थे. अगर आप लोग एनालाइज करोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस धीरे धीरे कम ही हो रहे थे. जेई मेंस में भी हो चाहे जेई एडवांस में भी हो. और सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. अगर पूरे मैथमेटिक्स में हम लोग एनालाइज करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही सबसे ज़्यादा फॉर्मूलेस हमें देखने को मिलते हैं. टेंजेंट का अगर हम देखें तो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, और सारे फॉर्म्स में टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, स्लोप फॉर्म में, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में. तो बहुत सारे फॉर्मूलेस हो गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो NTA ने ये ट्राई किया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए ऐसा बनाए कि स्टूडेंट को पसंद आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. और वैसे ही टॉपिक्स उन्होंने रखे हैं. सो आई रिस्पेक्ट दिस डिसीजन ऑफ NTA. अब स्ट्रेट लाइंस पढ़ने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट है. ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं: कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन अ प्लेन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, लोकस एंड इट्स इक्वेशन, स्लोप ऑफ ए लाइन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पॉलीगॉन का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर. तो ये प्री रिक्विजिट है स्ट्रेट लाइंस पढ़ने से पहले. ये आपको आना चाहिए. और ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना यार जो 10 तक ही हमें हो जाते हैं, चाहे आप CBSE में पढ़ो, ICSE में पढ़ो या स्टेट बोर्ड में पढ़ो. मैं खुद स्टेट बोर्ड से पढ़ा हूँ 10 तक, और 10 तक मैंने ये सभी टॉपिक्स पढ़ रखे थे. तो ये ऐसे टॉपिक्स है जो 10 तक हो जाते हैं. तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको आते हैं. फिर भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये टॉपिक्स नहीं आते, तो मेरे चैनल पे मैंने वन शॉट कराया था आज से 1 साल पहले 2023 के मेंस के लिए. ये वो वन शॉट है. इसको जाके आप लोग देख सकते हो. 2 घंटे का वन शॉट है और इस 2 घंटे के वन शॉट में मैंने ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं. ठीक है, मेरे चैनल का लिंक, नाम तो आपको पता ही होगा, मैथ्स मेड इजी. अगर नहीं पता है तो कमेंट में मेरा एक कमेंट ऑब्वियसली रहेगा इस चैप्टर के कमेंट सेक्शन में. वहाँ से जाके आप लोग देख लो मेरा कमेंट और वहाँ से चैनल पे चले जाओ. चैनल में कहाँ पे ढूंढना है, तो चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो. प्लेलिस्ट सेक्शन में मैथ्स की चेकलिस्ट बनी हुई है वन शॉट की. तो उसमें जा के आप ये ढूंढ लो और वहाँ पे जाके कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर देखो. उसमें मैंने ये सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है. तो चलिए आज के लेक्चर में आते हैं स्ट्रेट लाइन पे. सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, इट इज़ लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट. मतलब एक पॉइंट अगर मैं अपने प्लेन में ऐसे घुमाऊं, ऐसे उसको मूव करूं, सच दैट स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो मुझे जो कर्व मिलेगा वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा. समझ रहे हो. तो ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है. अब क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स. ठीक है, स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन क्या रहेगी. तो एक साथ मैं सारे फॉर्म का आपको डेरिवेशन बता देता हूँ कि सभी फॉर्म्स में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे आती है. उसके बाद हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो पॉइंट स्लोप फॉर्म. अब अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है या फिर किसी स्ट्रेट लाइन की किसी प्लेन में एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है, तो अगर मुझे उस लाइन पे 2 पॉइंट्स पता होंगे तो मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि वो कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी. किसी भी स्ट्रेट लाइन को एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए. 2 पॉइंट से यूनिक लाइन पास होती है. या फिर मुझे एक पॉइंट दे दो और ये दे दो कि वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, तो मुझे पता लग जाएगा कि वो लाइन जो है उसकी इक्वेशन क्या होगी. मतलब किसी स्ट्रेट लाइन को मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ तो किसी स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, हमें 2 चीज़ें चाहिए. कौन सी, या तो वो 2 पॉइंट्स दे दो उस लाइन पे, या फिर स्लोप और एक पॉइंट दे दो.
तो मैं स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर सकता हूँ। तो पहला फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। ये इक्वेशन आप लोग खुद से भी डिराइव कर सकते हो, इनको डिराइव करना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बट इनका जो रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट सबको याद होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सबको याद होना चाहिए। मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है, और इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, मुझे इस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है, लेट्स से दिस पॉइंट क्यू, x1, y1, ओके। और मुझे गिवन है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, लेट्स से दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, और मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। सो दिस इज अ पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों? क्योंकि मुझे एक पॉइंट गिवन है और लाइन का स्लोप गिवन है। अच्छा, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, पता है ना ये चीज़? स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन पे कोई एक और पॉइंट मान लूँगा P, x, y। किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखना मतलब एक ऐसी इक्वेशन लिखना जो लाइन का हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करे। तो मैं इस लाइन का स्लोप लिख सकता हूँ। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन। पढ़ा होगा तुम लोगों ने यार, स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल टू क्या आएगा? tan थीटा। तो यहाँ से y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू m। तो यहाँ से लाइन का इक्वेशन क्या आया? y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एंड दिस इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, जिसमें हमें एक पॉइंट गिवन होता है और लाइन का स्लोप गिवन होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन इज टू पॉइंट फॉर्म। अब टू पॉइंट फॉर्म में क्या गिवन रहेगा? दो पॉइंट्स गिवन रहेंगे और हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है। चलो फिर करते हैं। तुम वीडियो को पॉज करके खुद से भी लिख सकते हो ये इक्वेशन, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता लिखना। ठीक है, मान लो लाइन पे मुझे दो पॉइंट्स गिवन है, एक क्यू पॉइंट गिवन है x1, y1, और एक r पॉइंट गिवन है x2, y2, और मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। दो पॉइंट गिवन है, दिस इज कॉल्ड एज टू पॉइंट फॉर्म। तो मैं इस लाइन पे एक और पॉइंट मान लूँगा P, x1, y1। ठीक है, और मुझे पता है लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट रहता है, तो Q और R को लेके अगर मैं लाइन का स्लोप लिखूंगा तो लाइन का स्लोप आएगा y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन। सिमिलरली P और Q को लेके मैंने पहले R और Q को लेके स्लोप लिखा, अब मैं P और Q को लेके अगर मैं स्लोप लिखूंगा दैट विल बी y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। यू कैन ऑल्सो राइट विथ रिस्पेक्ट टू R, P और R, P और R क्या होगा? x और y लिया है ना हमने पॉइंट, x1 y1 नहीं। P और R के रिस्पेक्ट में स्लोप क्या आएगा? y माइनस वाई टू डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स टू। वो भी आंसर सेम आएगा दोनों से। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन, एंड दिस इज नोन एज टू पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, जहाँ पे हमें दो पॉइंट्स गिवन होते हैं और हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब यहाँ पे हमें स्लोप गिवन रहेगा और गिवन रहेगा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो होता है उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, उसको साइन के साथ लिखा जाता है। अगर वो मान लो कोई लाइन एक्स एक्सिस को -4,0 पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका इंटरसेप्ट होगा -4। अगर 0,-3 पे कर रही है तो इंटरसेप्ट -3। अगर 0,3 पे कर रही है तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? 3, है ना? तो वाई एक्सिस पे जहाँ पे कट करती है वो वाई इंटरसेप्ट, और एक्स एक्सिस जहाँ पे कट करती है वो हो गया एक्स इंटरसेप्ट। तो ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, यहाँ पे जो तुम्हें इंटरसेप्ट गिवन रहता है वो रहता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे जो हमें इंटरसेप्ट गिवन होता है वो होता है वाई इंटरसेप्ट। दिस इज अ लाइन एल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। तो यहाँ पे हमें गिवन रहता है क्या? इंटरसेप्ट सी, वाई इंटरसेप्ट इज सी, और तुम्हें गिवन रहेगा इस लाइन का स्लोप। तो एक्चुअली मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मानता ही नहीं हूँ, मैं इसको मानता हूँ ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, क्योंकि हमें अगर वाई इंटरसेप्ट गिवन है इसका तो यही मतलब हुआ ना, हमें वो पॉइंट ही गिवन है डायरेक्टली, हमें ये पॉइंट गिवन है ना वाई एक्सिस पे 0,c, जो कि इस लाइन पे भी लाई करता है। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है एक तरीके से, समझ रहे हो? ये पॉइंट मान लो इस लाइन पे कोई है एक्स, वाई, लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो इक्वल टू एम। tan थीटा को डायरेक्टली एम लिख सकता हूँ। सो वाई माइनस सी इक्वल टू क्या हो गया? एम एक्स, और वाई इक्वल टू क्या आएगा? एम एक्स प्लस सी। तो ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। क्यों?
क्योंकि इससे तुम्हें डायरेक्टली लाइन का स्लोप पता चल जाता है। अगर तुम किसी भी लाइन की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे तो तुम्हें वहाँ से लाइन का स्लोप भी पता चल जाएगा और उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट भी पता चल जाएगा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं लाइन का स्लोप ढूंढने के लिए। जैसे कि देखो एग्जाम्पल बता देता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ लाइन गिवन है, देखो मान लो x + 2y = 3। अगर मैं इसको y = mx + c की फॉर्म में लिखूंगा, दैट इज 2y = -x + 3, तो यहाँ से y = क्या आएगा, -1/2 × x + 3/2। तो ये अब y = mx + c की फॉर्म में आ गया। अब मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ इस लाइन का स्लोप कितना होगा, -1/2, और इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना होगा, 3/2। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म भी एक 2 पॉइंट फॉर्म ही होती है एक तरीके से। देखो ये इनके नाम अलग अलग है बट ये सेम ही होते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में भी तुम्हें 2 पॉइंट्स गिवन रहते हैं, तुम लाइन की इक्वेशन लिखते हो, बट वो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन से गिवन होते हैं, तो वो 2 पॉइंट होते हैं एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, जहाँ पे हम लोग एक्स इंटरसेप्ट को कहते हैं स्मॉल ए और वाई इंटरसेप्ट को कहते हैं स्मॉल बी। तो हमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट गिवन होते हैं और हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या आएगी बताओ। तो ये अगर स्मॉल ए स्मॉल बी है तो ये पॉइंट हो जाएगा a,0, ये पॉइंट आएगा 0,b। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से कोई एक पॉइंट मान लो तीसरा लाइन पे x, y। पहले तो स्लोप लिखो विथ रिस्पेक्ट टू दीज 2 पॉइंट्स, b - 0 / 0 - a। और अब स्लोप लिखो किसी भी एक पॉइंट को लेके, तो इन दोनों पॉइंट्स को लेके लिखता हूँ मैं p और x एक्सिस पे जो हमारा इंटरसेप्ट है, देन स्लोप विल बी y - 0 / x - a। ठीक, तो b by -a = y by x - a। तो यहाँ से xb - ab = -ay। सो xb + ay = ab। ab से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट x/a + y/b = 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म, और ये लास्ट फॉर्म है। एक पैरामीट्रिक फॉर्म भी होती है बट उसका फंक्शन अलग होता है, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उससे हम लोग लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखो। तो परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल फॉर्म में हमें गिवन रहता है, मान लो ये लाइन है मेरी L, देन वी आर गिवन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ से मैं ओरिजिन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा जिसका लेंथ है स्मॉल p, और हमें ये एंगल गिवन रहता है अल्फ़ा। हमें क्या गिवन रहता है, ये एंगल गिवन रहता है अल्फ़ा। ठीक है, और हमें इस लाइन की इक्वेशन फिर लिखनी है। बताओ कैसे लिख सकते हैं, एनी गेस? तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है क्यू, लेट से, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल जाएगा। अगर तुम क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, दैट विल बी p cos अल्फ़ा, है ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से। और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, p sin अल्फ़ा। ठीक है, और बताओ और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं ये एंगल फाइंड कर सकता हूँ। ये एंगल कितना होगा, अब यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला है, ये अल्फ़ा है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा 90 - अल्फ़ा। ये 90 - अल्फ़ा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 + अल्फ़ा, क्योंकि दोनों का सम मुझे 180 चाहिए। समझ रहे हो तुम? तो बाहर वाला एंगल भी मुझे पता है 90 + अल्फ़ा। सो आई नो द स्लोप ऑफ द लाइन एंड आई नो ए पॉइंट ऑन द लाइन। ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है। मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - y1 = m × x - x1। करेक्ट है, तो y - p sin अल्फ़ा = m is tan of 90 + अल्फ़ा into x - x1, that is x - p cos अल्फ़ा। ठीक है, एंड यू कैन सॉल्व दिस, यू कैन सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हें मिलेगा x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा = p।
कुछ नहीं, इस p को इधर ले आओ, दोनों में से p कॉमन ले लो, उसको उधर भेज दो, देन यू विल गेट दिस इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करे हुए मुझे बहुत दिन हो गए, एक बार ट्राई करते हैं सिंप्लीफिकेशन करने का है ना। सो tan ऑफ 90 प्लस अल्फा इज ऑब्वियसली माइनस कॉट अल्फा, है ना, माइनस कॉट अल्फा माइनस एक्स कॉट अल्फा प्लस कॉट अल्फा पी कॉस अल्फा, है ना, इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस पी साइन अल्फा। तो यहाँ से अगर इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो p कॉमन आ जाएगा और अंदर, अच्छा सिंप्लीफाई करके इसको आता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा है ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करके, बट हमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिजल्ट। तो ये 5-6 फॉर्म होते हैं स्ट्रेट लाइंस के, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, और उनका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में इक्वेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन वेरियस फॉर्म में तुम्हें एग्जाम में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन में से तुम यूज़ करके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी फॉर्म्स स्ट्रेट लाइन के। एक तो था पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें हमें एक पॉइंट और लाइन का स्लोप गिवन रहता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दूसरा था 2 पॉइंट फॉर्म, जहाँ पे 2 पॉइंट गिवन रहते हैं, तो वहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा लाइन का, y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तीसरा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और चौथा था इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे x और y इंटरसेप्ट गिवन होते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। और पाँचवा है परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल फॉर्म, दैट इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो सभी को क्लियर है। चलो फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से जाने से पहले ये एक छोटा सा नोटिंग पॉइंट, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होगा तुमने देखा होगा, जो भी हमने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन डिराइव किए, दोज आर लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। चलो ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं अब। ट्राई करो, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है मैंने, इजी नहीं बहुत ही ईजी फाइंड स्लोप एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और स्लोप फाइंड करना है। तो पहले तो अगर स्लोप फाइंड करना है तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वहाँ से हमें स्लोप मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। सो दिस कैन बी रिटन एज 4y इक्वल टू 3x माइनस 12। सो y इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स माइनस 12/4 इज 3। तो यहाँ से मुझे क्या क्या पता चल रहा है, स्लोप पता चल रहा है 3/4, और मुझे वाई इंटरसेप्ट भी पता चल गया। क्या आया वाई इंटरसेप्ट, -3। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो वाई इंटरसेप्ट और स्लोप मुझे यहाँ से मिल रहा है। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट को तुम एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। तो इसको अब मैं कन्वर्ट करूँगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन के फॉर्म में। तो 12 को इधर ले आओ डिवाइडिंग में, सो एक्स बाई 4 माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमने कन्वर्ट करा था इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। यहाँ से भी तुम्हें आंसर वही मिलेगा। देखो एक्स इंटरसेप्ट आएगा 4 और वाई इंटरसेप्ट -3, जो कि हमने पीछे कैलकुलेट कर भी लिया था। तो आंसर सेम आता है, आंसर में कोई चेंज नहीं होता। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। आई थिंक मैंने कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स वो ऐड नहीं किया है ना, तो वो तो फैमिली ऑफ लाइन्स का टॉपिक है। एक्चुअली वो मुझे ऐड करना चाहिए था, फैमिली ऑफ लाइन्स। शायद मैंने ऐड नहीं किया फैमिली ऑफ लाइन्स इस लेक्चर में, तो मुझे याद नहीं आ रहा। पर ट्राई देखते हैं, लास्ट में अगर फैमिली ऑफ लाइन्स हुआ तो वहीं पे पढ़ा दूंगा, अगर नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो वैसे मुझे आता है फैमिली ऑफ लाइन्स, तो एक काम करते हैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा मैं फैमिली ऑफ लाइन्स। ठीक है, चलो मैं बता भी दूंगा तुम्हें कैसे फैमिली ऑफ लाइन्स को सॉल्व करते हैं। कर लिया ये क्वेश्चन। द वर्टाइसेस ऑफ पी क्यू आर p 2,1 q -2,3 एंड r 1,6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स p। ठीक है, देखो यहाँ पे
तो मेरे पास एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है। P के वर्टाइसिस है 2,1, Q के है -2,3 और R है 1,6। अब मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया वर्टेक्स P से। मीडियन क्या होता है? जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो ये मेरा मीडियन है, P से ड्रॉ किया हुआ। मुझे क्या फाइंड करना है? इस मीडियन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो या तो पॉइंट और स्लोप चाहिए या फिर 2 पॉइंट चाहिए उस लाइन पे। अब यहाँ पे एक ही पॉइंट दिख रहा है, दूसरा पॉइंट कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। नीचे तुम लगाओगे मिड पॉइंट फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला पढ़ोगे तो मिड पॉइंट फार्मूला आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि जिन लोगों को बेसिक्स नहीं आते वो लोग जाके कोऑर्डिनेट सिस्टम का लेक्चर देख लो। इसलिए मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही उसका रेफरेंस दे दिया था। तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? x1 + x2/2 दैट विल बी -1/2 और दूसरा 9/2। अब 2 पॉइंट्स मिल गए लाइन पे, तो लाइन पे अगर 2 पॉइंट्स मिल गए तो लाइन का इक्वेशन तुम इजीली अब लिख सकते हो। एक पॉइंट है P 2,1 और दूसरा पॉइंट क्या है? Q मान लो इसको, या फिर R कुछ तो मान लो, PQRS है ना, S -1/2, 9/2। और अब इजीली हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y - y1, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं। y - y1 इक्वल टू x - x1 इंटू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 एंड सॉल्व दिस। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या आएगा लाइन का इक्वेशन बताओ? y - 1 इक्वल टू x - 2 इंटू ये आएगा सॉल्व करके 9 - 2 7/2 और नीचे होगा -1 -4 -5 है ना, -5/2, तो -7/5। यहाँ से ये क्या आएगा? -7/5। तो 5y - 5 है ना, इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भेज दो। 5y - 5 इक्वल टू -7x + 14, -7x + 14 करेक्ट है। तो अगर यहाँ से हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 7x + 5y - 19 इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू पॉइंट P। अब यहाँ से देख लो, कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये भी पूछ लेते हैं यहाँ पे कि सेंट्रॉइड का ये जो है, सेंट्रॉइड का क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सेंट्रॉइड के? तो एक तरीका तो ये हो गया सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने का, 2 पॉइंट से मीडियन कैलकुलेट कर लो। अब P से मैंने मीडियन कैलकुलेट कर लिया, Q से एक मीडियन कैलकुलेट कर लो और फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेंट्रॉइड होगा। या फिर सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है क्या? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये सभी मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के लेक्चर में बताया, इसलिए मैंने कहा कि वो लेक्चर पहले देख लो। वो इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जिसको बेसिक्स आते हैं उसके लिए तो चलो कोई बात नहीं, बट जिसको नहीं आते वो लेक्चर देख के ही फिर ये लेक्चर देखो। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो। यहाँ पे हमसे पूछा है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज -1। तो इक्वेशन क्या होगी स्ट्रेट लाइन की जो 4,3 पॉइंट से पास करती है और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ऐसे इंटरसेप्ट बनाती है जिनका सम -1 है। ठीक है, ओके कर लिया। तो ऑब्वियसली हमें सम ऑफ इंटरसेप्ट्स गिवन है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन का। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की? x/a + y/b = 1। अब ये लाइन जो है वो 4,3 से पास करती है, तो 4,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 4/a + 3/b = 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पॉइंट हमें क्या गिवन है? सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज -1, सो a + b = -1। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो b का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। 4/a + 3 b का वैल्यू क्या है? -1 - a = 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 4 × -1 - a + 3a = a × -1 - a।
तो यहाँ से -4 प्लस 3a इक्वल टू -a तो -4 -a इक्वल टू -a से -a कैंसिल हुआ, a² इक्वल टू 4। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा +-2। अगर a का वैल्यू +-2 है तो b के भी दो वैल्यूज आएंगे एक्चुअली। b का वैल्यू क्या आएगा इसके करस्पॉन्डिंग, a का वैल्यू जब +2 रहेगा तो b का वैल्यू आएगा -3, और a का वैल्यू जब -2 रहेगा है ना, तो b का वैल्यू आएगा 1, -3, 1, और इसका क्या आएगा +2 -2, अलग अलग लिख देता हूँ, 2, -2 उसी के करस्पॉन्डिंग -3, 1। तो हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है। लाइन की इक्वेशन क्या है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन थी हमारी। ट्यों ट्यों ये दोनों और ये दोनों सेम है, ठीक है, मतलब दोनों का जोड़ी है, समझ रहे हो ना। अलग मत कर देना इनको। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब a का वैल्यू 2 रहेगा तो b रहेगा क्या, फिर से लिख रहा हूँ सॉरी, b का वैल्यू -3, और जब a का वैल्यू रहेगा -2 तो b का वैल्यू क्या रहेगा 1, ठीक है। तो दो इक्वेशन आएंगे लाइन के, एक तो x/2 - y/3 इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन आएगा x/-2 दैट इज -x/2 प्लस y/b दैट इज +y इक्वल टू 1। तो दो पॉसिबल सॉल्यूशन है इसके। शायद ये मल्टीपल करेक्ट में आया होगा क्वेश्चन, जहाँ पे तुम्हें दोनों सॉल्यूशन मार्क करने थे। समझ गए ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 2023 में आया था जेई में। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सेक्शन फार्मूला पता होना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये जो है ये बेसिक फार्मूलेज है। इनको अगर तुमने कर लिया है पहले तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो करके आओ। The straight lines L1 and L2 pass through the origin and trisect the line segment 9x plus 5y equal to 45 between the axes. If M1 and M2 are the slopes of the lines L1 and L2, then the point of intersection of the line y equal to M1 plus M2 into x with L lies on. तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में तो कुछ नहीं घुसा कुछ भी समझ नहीं आया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा ही होता है, तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में जीरो चीज़ आएगी, समझ में भी नहीं आएगा कुछ क्या हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो ये है कि जब भी तुम्हें मौका मिले और पॉसिबल हो तब क्वेश्चन का डायग्राम ज़रूर बना लो, उसके बाद ही क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा। देखो लाइन्स L1 एंड L2 है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रही है। तो पहले तो ये लाइन सेगमेंट क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं, जब y 0 रहेगा तो x 5 रहेगा, और x 0 रहेगा तो y 9 रहेगा। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऐसे पास हो रही है। ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज 0,9 एंड दिस पॉइंट इज 5,0। ये हमारी लाइन सेगमेंट है L। 9x प्लस 5y इक्वल टू 45। अब देखो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो लाइन है L1 एंड L2 ओरिजिन से पास होने वाली, वो इनको ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट मतलब ऐसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ये हमारी दो लाइन सेगमेंट है जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो इनका इक्वेशन क्या होता है, लाइन से ओरिजिन से पास होने वाली y इक्वल टू M1x और y इक्वल टू M2x। क्यों, क्योंकि इनका y इंटरसेप्ट 0 है ना। देखो c इनका 0 है। जो भी ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशन होती है उनका जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx। जनरली किसी भी लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c होता है, बट ओरिजिन से अगर पास हो रही है तो y इंटरसेप्ट 0 है, तो लाइन का जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx। तो एक लाइन है y इक्वल टू m1x, दूसरी लाइन है y इक्वल टू m2x। वो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रही है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। कितना ईजी क्वेश्चन है देखो। तो क्या करेंगे बताओ तो हम लोग बस एक काम करेंगे, हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले से ये दो पॉइंट्स निकाल लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ये दो पॉइंट्स निकाल लेंगे। अब ये पॉइंट मान लो कुछ P है, ये पॉइंट Q है। तो जब तुम P पॉइंट के लिए निकाल रहे हो तब तुम करोगे कि P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट हो जो 0,9 और 5,0 को कट कर रही है, वो 2:1 के रेशो में कर रही है, ये यूज़ करोगे। और जब Q के लिए करोगे तब ये 1:2 के रेशो में कर रही है। तो सेक्शन फॉर्मूला तो तुम्हें पता होगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है MX1
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। तो पी और क्यू पॉइंट बताओ मुझे कैसे आए, क्या है पी और क्यू पॉइंट्स बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बताओ कैलकुलेट करके। पी और क्यू पॉइंट्स क्या आएंगे, चलिए हूँ। तो पी पॉइंट यहाँ पे आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ या फिर कैलकुलेट करके बताऊँ, देखो यार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो ये 2:1 के रेशो में पी पॉइंट डिवाइड करा है, तो एम एक्स टू, सो 2, 2 5 10, एन एक्स वन 1,0, सो 2+1 10/3, एम वाई टू एन वाई वन 9/3, 10/3, पी पॉइंट क्या आएगा 10/3, सही है, सेक्शन फॉर्मूले को यूज़ करके। और क्यू पॉइंट क्या आएगा, ये एक्चुअली इनको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्यू पॉइंट क्या आएगा, क्यू पॉइंट के लिए तुम इसको करोगे 1:2, तो 1 × 5, 5/3 और 18/3, 5/3, 6 आई थिंक, यस 5/3, 6। तो पी और क्यू पॉइंट मुझे मिल गए, मुझे क्या बताना है, y = m1 + m2x, ये लाइन निकालनी है। तो मुझे पहले स्लोप्स निकालने पड़ेंगे। अब स्लोप्स क्या हम लोग इस लाइन की निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। लाइन का इक्वेशन है y = m1x, उस पर लाई होने वाला एक पॉइंट हमें पता है p, तो लाइन का इक्वेशन है y = m1x, उस पर p पॉइंट हमें दिया है, p पॉइंट क्या है, p पॉइंट क्या है, p पॉइंट 10/3, 3। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, 3 = m1 × 10/3। तो यहाँ से m1 क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज m1 = 9/10, m1 हमें मिल गया 9/10। सिमिलरली दूसरा लाइन जो है उसका स्लोप है उसका इक्वेशन है y = m2x, और ये लाइन पास हो रहा है q पॉइंट से, दैट इज 5/3, 6 से। तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा 6 = m2 × 5/3। सो दिस इज m2 इज 18/5, 18/5। हमें एक लाइन बनानी है जो y = m1 + m2x हो, तो y = m1 + m2 × x, हश। ये लाइन क्या बनेगी, ये लाइन बनेगी y = m1 + m2, दोनों को ऐड करो, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 36 + 9 आई थिंक 45/10 बनेगा, समझ रहे हो, 45/10। सो 45/10 इज एक्चुअली 9/2, सो y = 9x/2। ये लाइन हमारे पास आएगी, जो लाइन हमें चाहिए थी, y = 9x/2। अच्छा, यहाँ पे स्लोप निकालने का एक और तरीका है, देखो p और q पॉइंट तुम्हें पता है, और दूसरा पता है कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करके तुम लोग स्लोप निकाल सकते हो यार इजीली, ठीक है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे मिल गया लाइन y = m1 + m2x, जो लाइन मुझसे पूछा है वो लाइन मुझे मिल गया यहाँ पे, जो लाइन यहाँ पे पूछा है y = m1 + m2x, वो मिल गया। हमें क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y = m1 + m2x विथ l, इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट विथ लाइन l, लाइन l क्या है 9x + 5y = 45, इसका इंटरसेक्शन विथ दिस लाइन y = 9x, y = 9x/2। तो 9x को हम लोग 2y रिप्लेस कर सकते हैं, सो 2y + 5y = 45। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा y दैट विल बी इक्वल टू 45/7, और x के लिए क्या करो, इसी में रिप्लेस कर दो ना, इसी में रिप्लेस कर दो y की वैल्यू को, तो 9x + 5 टाइम्स ऑफ 45/7 इक्वल टू 45, है ना। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 9x = 7 × 45 - 5 × 45, दैट इज 2 × 45/7। तो x का वैल्यू क्या आएगा 10/7 क्लियर है। तो x और y जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मुझे चाहिए थे, x एंड y, वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मुझे मिल गए। हमें क्या पूछा है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन सी लाइन से पास करते हैं, 10/7, 45/7। अब देख लो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से लाइन से पास करते हैं, 10/7, 45/7, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, चेक कर लो, और वही तुम्हारा आंसर होगा। तो अगर मैं y - x करूँगा तो 35/7 = 5 आ रहा है, y - x = 5, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, समझ गए। तो कितना इजी क्वेश्चन था, देखो सेक्शन फॉर्मूला का बस यूज़ करना था, सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करते ही क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल गया। तो यही मैं दिखाना चाहता हूँ कि जेई के क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी होते हैं, बस अप्रोच की ज़रूरत है। दीज पॉइंट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन,
y माइनस इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5. सेटिस्फाई द इक्वेशन. y माइनस एक्स इक्वल टू 5. ठीक है. तो यही मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो जेई के क्वेश्चंस होते हैं ये इजी होते हैं. बस ज़रूरत है कि सबसे पहले तुम जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे डायग्राम बना लो क्वेश्चन का, और फिर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करो. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही है, तुम्हें एक बार में पूरा का पूरा आंसर नहीं मिलेगा. ये नहीं होगा कि एक बार में ही तुमने लास्ट तक सोच लिया कि हाँ यार यहाँ तक मैंने आंसर सोच लिया डायरेक्टली लास्ट स्टेप तक. ऐसे नहीं होगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम स्टेप बाय स्टेप ही आंसर तक पहुँचोगे. समझ रहे हो? चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. बहुत ही चिंदी सी कंडीशन है, मैं तो इसको पढ़ाना भी नहीं चाहता था एक्चुअली इस कंडीशन को, बट फिर भी अगर दी है तो पढ़ा देते हैं. कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है? 3 पॉइंट्स कब के कोलिनियर होंगे. अब इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो कंडीशन कोलिनियरिटी की. एक तो 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर होंगे तो उन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू 0 रहेगा. तो तुम ट्राइंगल के एरिया को लिख सकते हो हाफ इंटू x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू. तो वहाँ पे जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है x1 वो वाला इक्वल टू 0 रहेगा. पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 0. ये हो गया कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. या फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हो. देखो पहला तरीका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0. सो दैट इम्प्लाइज हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू 0. ये हो गया पहली कंडीशन. ऐसे लिख सकते हो तुम. तो यहाँ से अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये मॉड में जो क्वांटिटी है वो इक्वल टू 0 है. तो x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू 0. ये एक हो गया कंडीशन. या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो. इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका क्या है? देखो जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं मतलब वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं. अब अगर एक लाइन पे है तो उनका स्लोप क्या होगा? स्लोप कांस्टेंट रहेगा. तो ए और बी को अगर लेके मैं स्लोप लिखूंगा तो स्लोप हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, एंड दैट विल बी इक्वल टू वाई थ्री माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स टू. तो दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से इक्वेशन भी सेम बनेगी, है ना. मैं सेकंड वाला प्रेफर करता हूँ क्योंकि सेकंड वाला ईजी लगता है मुझे लिखने में. सो दिस इज द कंडीशन फॉर द कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स. क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर एक. ट्राई करो इस क्वेश्चन को. चलो आई होप रिकॉर्डिंग कहीं बीच में रुक ना गई हो. नहीं नहीं चल रही है ठीक से. वही मैं चेक कर रहा था मोबाइल पे. मैं डर गया यार एक पल के लिए, मुझे लगा किसी का कॉल आ गया तो रिकॉर्डिंग बीच में रुक जाएगी ना वैसे ही. 38 35 36 ऐसे. एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको, वरना मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ. एक बार चेक कर लेने दो. कीप ओके. यहाँ पे कितना टाइम चल रहा है? 39. हाँ मतलब ठीक है, सही से चल रही है रिकॉर्डिंग. अच्छा एक टॉपिक मैंने तुम्हें बोला ना, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 लाइंस, वो भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे. रुको, वो फैमिली ऑफ लाइंस का है एक्चुअली. तो यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, फैमिली ऑफ लाइंस. फैमिली ऑफ लाइंस. तो फैमिली ऑफ लाइंस भी हम लोग पढ़ा देंगे. उसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी बता दूंगा कि उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. चलो हो गया अभी. एक्चुअली रिकॉर्डिंग करते टाइम फ़ोन फ्लाइट मोड पे डालना पड़ता है ना यार, जिससे मतलब अगर किसी का कॉल बीच में ना आए. क्योंकि ये जो माइक है ये मेरे लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मुझे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करके भेजना पड़ता है. फिर वो वीडियो और ऑडियो मैच होते हैं. तो आगे का थोड़ा सा काम है एडिटिंग का. तो बस ये बताना चाहता था मैं कि काम बहुत करना पड़ता है हमें तुम तक ये लेक्चर पहुंचाने के लिए. सो आई जस्ट होप कि तुम लोग वीडियो को लाइक करो और कोई अच्छा सा कमेंट कर दो वीडियो के नीचे. लेक्चर पसंद आया या फिर पसंद नहीं आया, या फिर
कुछ लोग बताते भी है। अब क्या होता है जल्दबाजी में, कभी कभी पिछले लेक्चर में हुआ जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो वहाँ पे मैंने ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दी थी 1/6, जो कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कम थी। ये हो ही नहीं सकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कम हो ही नहीं सकती। तो एक्चुअली मैंने भी नोटिस नहीं किया। तो फिर जब मैंने रियल क्वेश्चन देखा तो रियल क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट गिवन था। वो कॉम्प्लीमेंट मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा था, है ना। तो बस उस वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन गलत हो गया। मेथड तो सेम था सॉल्व करने का, बट इंफॉर्मेशन गलत हो गया। तो ऐसा अगर कोई लेक्चर में आता है कोई इंस्टेंस, तो उस इंस्टेंस को लिखा करो कमेंट सेक्शन में। लिखते भी हैं कुछ लोग, आई अप्रिशिएट दैट। पिछले लेक्चर में लिखा था एक ने, मैंने उसको थैंक यू भी बोला। या फिर तुम बता सकते हो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है कौन सी, उस प्रॉब्लम पे वीडियो चाहिए कुछ, तो जो भी तुम्हारे सजेशन है वो तुम लोग दे सकते हो। देखो क्या बोला है, इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई इज। अगर ये पॉइंट्स तीनों क्या है, कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स क्या है, ये कोलिनियर है। तो पॉइंट्स क्या क्या है, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, -2√2, 2 एंड -√2, 1। तो मैं क्या करूँगा, स्लोप इक्वल कर दूंगा इन दोनों को लेके। अगर मैं स्लोप इक्वल करूँगा देन आई विल गेट, क्या हुआ, तुम लोग जाओ खाने, मैं बाद में आता हूँ। कॉस थीटा -2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2√2। हाँ बोलना, बाद में करता हूँ अभी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कॉस थीटा -2 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस 2√2 इक्वल टू 2 - 1 डिवाइडेड बाय -2√2 माइनस माइनस रूट टू, तो वो तो +√2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा -2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2√2 इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय -√2, 1 डिवाइड बाय -√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -√2 कॉस थीटा प्लस 2√2 इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2√2। तो यहाँ से 2√2 कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू मुझे मिला -√2। टेन थीटा क्या मिला, -√2। तो टेन थीटा -√2 है, तो यहाँ से तुम लोग निकाल सकते हो यार कौन से वो पॉइंट्स होंगे 0 to 2 पाई में। एक्चुअली दो पॉइंट्स आएंगे। टेन थीटा -√2 है, मतलब टेन थीटा नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट आएगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -√2 है ना। तो उससे तुम्हें डायरेक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट मिल जाएगा आई गेस। हाँ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -√2 से फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट मिल जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में तुम निकाल सकते हो। सो दिस इज द आंसर, tan थीटा इक्वल टू -√2। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये कॉन्सेप्ट मेंशन्ड है तो हमें पढ़ना पड़ेगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो, दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना, समझते हैं दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है। तो एनटीए ने एक चीज़ करी है कि जो ऐसे बहुत ही हैवी कॉन्सेप्ट थे ना, उन कॉन्सेप्ट्स को हटा दिया है। जैसे तुम देखोगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस, बहुत ही लंबा सा कॉन्सेप्ट था और ज़्यादा से ज़्यादा अननेसेसरी लगता था, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट जिनके वजह से लर्निंग जो है स्टूडेंट की वो बिगड़ रही थी, लर्निंग का फ्लो बिगड़ रहा था और मन नहीं करता था पढ़ने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स एनटीए ने हटा दिए और जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स है और जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, एक्चुअली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ही होने चाहिए लर्निंग में, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही स्टूडेंट का इंथुजियाज्म बढ़ाता है, वही स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ाता है किसी भी लेक्चर में। तो एनटीए ने ट्राई किया है कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स वो रखे जो फंडामेंटल है, जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहे। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है बहुत ही। एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, देखो। तो मान लो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ठीक है। सो दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल θ1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल θ2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इनके बीच में जो एंगल होगा, इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उसको मैं मान लेता हूँ थीटा, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो तुमने पढ़ा होगा एक एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। एक्सटर्नल एंगल थ्योरम से थीटा प्लस θ1 दैट इज इक्वल टू θ2, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, यहाँ से थीटा आएगा θ2 माइनस θ1।
थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स, समझ रहे हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स L1 एंड L2, L1 और L2 के बीच में थीटा एंगल है। तो अगर मैं दोनों तरफ tan लूँगा तो मुझे मिलेगा tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। tan theta 1 is the slope of line L1 and tan theta 2 is the slope of line L2, है ना। लाइन L1 जो है उसका स्लोप क्या है, tan थीटा 1, यही तो होता है स्लोप, एंगल टेंजेंट ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। M2 क्या है, tan थीटा 2। तो ये तो स्लोप्स है लाइन M1 एंड M2 के। तो दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उसको मैं लिख सकता हूँ M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। अब देखो, अब यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी आ जाती है, क्या, यहाँ पे तो एंगल तुम्हें अक्यूट दिख रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि ये वाला एंगल आ जाए थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो तुम्हें दो एंगल मिल रहे हैं यहाँ से तुम्हें ऑप्टूज वाला भी मिल सकता है। अगर M1 ग्रेटर देन M2 है तो तुम्हें दोनों के बीच में एंगल क्या मिलेगा, ऑप्टूज वाला मिलेगा। बट हमने डिफाइन कर रखा है कि जो एंगल बिटवीन लाइंस है वो हमें अक्यूट ही चाहिए। दो लाइंस के बीच में ऑप्टूज एंगल होता है, एक अक्यूट होता है है ना, ये दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर होते हैं ना। बट हमने डिफाइन कर रखा है कि जो अक्यूट अक्यूट वाला होता है वही एंगल होता है बिटवीन द टू लाइंस। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे मॉड, जिससे हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू मिले और हमें जो एंगल मिल रहा है वो अक्यूट वाला एंगल हो। समझ रहे हो ये चीज़। सो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 1 प्लस M1 M2 इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। यहाँ से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, तुम्हें मिल जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी को। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ट्राई करो एक क्वेश्चन, मैं आता हूँ 2 मिनट में, तब तक मस्त से ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो 2 मिनट तक, ठीक है। पॉज करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, आई होप सब ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम कह सकते हो कि बेसिक सा क्वेश्चन है। तो अक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया ये तो। देखो, तो अक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस π/4 है, दैट इज थीटा हमें गिवन है π/4, और हमें एक स्लोप पता है 1/2, हमें दूसरा स्लोप निकालना है M2 हमें कैलकुलेट करना है। तो tan थीटा इक्वल टू tan π/4 इक्वल टू, मॉड को मत भूल जाना, मॉड ऑफ M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। तो यहाँ से tan π/4 हो जाएगा 1 इक्वल टू मॉड ऑफ M2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस M2/2, ठीक। सो दिस विल बी इक्वल टू 2M2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस M2 मॉड में। अब यहाँ से दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। पहला सॉल्यूशन क्या होगा, जब ये इक्वल टू 1 होगा, मॉड मतलब मॉड प्लस के साथ खुलेगा 2M2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस M2 इक्वल टू 1, समझ रहे हो। तो यहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिलेगा 2M2 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस M2, 3M2 इक्वल टू 3
m2 इक्वल टू 1, ये होगा एक सॉल्यूशन, ये भी करेक्ट है। या फिर सेकेंड सॉल्यूशन माइनस, सो 2m2 माइनस 1, क्योंकि मॉड के अंदर प्लस हो माइनस हो, मॉड तो तुम्हें प्लस ही वैल्यू बाहर देगा ना। 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड 2 माइनस m2 इक्वल टू, ये जो है मेरा -1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से मुझे सोल्यूशन मिलेगा 2m2 माइनस 1 इक्वल टू -2 प्लस m2, m2 इक्वल टू -1। दो सोल्यूशन पॉसिबल है, m2 इक्वल टू -1 एंड m2 इक्वल टू 1। तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसमें, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, अच्छा यहाँ पे हमने गलत किया है क्या कुछ, चेक करो एक बार। 1 इक्वल टू 2m2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस m2, 2 माइनस m2। अच्छा सब कुछ करेक्ट तो है ना, या फिर हमने कुछ गलत किया है यार, क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइनल, क्योंकि मैं फाइनल आंसर लिख के रखता हूँ ना साथ में, जिससे हम लोगों को पता चले कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं। tan π/4 इक्वल टू 1 इक्वल टू, हमने बस उल्टा लिखा है ना, स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2। अच्छा अच्छा 1/2 है ना स्लोप, अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पे मैंने -1/2 क्यों लिखा है, यहाँ पे +1/2 आएगा ना, वही मैं सोचूं। देखो यही होता है मेरे साथ कॉन्सेप्ट में मेरे कहीं भी गलती नहीं होती, कभी कभी मैं कैलकुलेशन में गलती कर देता हूँ, और मैं क्यों वो होता है ये बताता हूँ तुम्हें। मैंने पिछली वीडियो में भी कहीं पे बताया था, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आईआईटी में आने के बाद ना साइंटिफिक कैलकुलेटर तुम्हें अलाउ हो जाता है कि तुम एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर ला सकते हो। तो हम लोग बस एक्सप्रेशन लिखते हैं बड़ा सा जो भी है, और उसका कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर में फटफट फटफट डाल के फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो इसलिए वो जो कैलकुलेशन की आदत है वो आदत छूट चुकी है। तो tan π/4 इक्वल टू m2 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, तो m1 तो 1/2 है, तो 1 प्लस m2/2 आएगा यहाँ पे। ओके, सो दिस विल बी 2 प्लस m2, यहाँ पे 2 प्लस m2, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस m2, तो यहाँ से मुझे मिलेगा m2 इक्वल टू 3, है ना। और दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा इसका, 2 प्लस m2, तो यहाँ पे भी आएगा 2 प्लस m2, तो यहाँ से दूसरा सोल्यूशन क्या मिलेगा, m2 इक्वल टू, यहाँ से भी 3 मिल रहा है क्या, 2m2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस m2, तो यहाँ से 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस m2, तो यहाँ से m2 आ गया 3। ओके, और जब मैं इसको -1 लिखूँगा तो अच्छा ये -2 माइनस m2 हो जाएगा ना। यार इतना मैं गधा हो गया कैलकुलेशन में, इतना तो बालवाड़ी के स्टूडेंट नहीं करते गलतियाँ जितना मैं कर रहा हूँ आज। तो ये होगा 3m2 इक्वल टू -1, सो m2 इक्वल टू -1/3। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा यार मुझे, है ना, मैं बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ कैलकुलेशन में। 3 और -1/3, दैट इज़ करेक्ट। अब ये भी देख सकते हो कि ये दोनों लाइंस कैसे होंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का ये कंडीशन रहता है, उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 आता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो दो लाइंस आ रहे हैं, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस है एक दूसरे की, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो स्पेशल केसेस, अरे आ भी गया जो मैं स्पेशल केस के बारे में बात कर रहा था वही आ गया। तो कंडीशन तुम्हें पता होगी, ये कंडीशन तुमने पढ़ी भी होगी फॉर पैरेलल लाइंस, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है। तो यहाँ पे ही समझा देता हूँ, देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट में, जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री। सो tan 0 इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 है मतलब ये न्यूमरेटर 0 होना पड़ेगा, m2 इक्वल टू m1। जब भी दो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, तब m2 इक्वल टू आएगा m1। नेक्स्ट, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, अब जो दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके बीच में एंगल आएगा π/2। tan π/2 इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड भी कह सकते हो, मतलब ये डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा ना नॉट डिफाइंड के लिए। सो 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, m1 m2 इक्वल टू -1। दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। समझ गए, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस एंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पे लिख देते, अगर लाइंस पैरेलल हैं ऐसे, m1 इज द स्लोप, m2 इज दिस स्लोप, देन m1 इज इक्वल टू m2, कंडीशन। दूसरी चीज, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है और एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, देन m1 m2 इक्वल टू -1, दिस इज द कंडीशन। ओके, और स्पेशल केसेस देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसको हल्के में लो, कुछ लोग बहुत इसको हैवी ले लेते हैं, अरे यार ये क्या सिखा रहे हो सर, फट 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 सिखा रहे हो। अरे क्या ही सिखा रहा हूँ, बस ये ह्यूमन लॉजिक है, ये ह्यूमन कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है बस, जो भी मैंने अब तक पढ़ाया तुम्हें। तो ये लाइन मान लो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन रहेगी तो उसका जो वाई है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वो कांस्टेंट रहेगा। सो ऐसी इक्वेशन की ऐसी जो लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, उसका इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू के। और ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है,
उसका एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है, तो उस लाइन की इक्वेशन आती है एक्स इक्वल टू के। ठीक है, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ रहे हो? क्वेश्चन होगा इस पे शायद। यस, ट्राई करो ये क्वेश्चन। ये शायद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कोई। इसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म भी पढ़नी है, तो है थोड़ा सा और बचा है हमारा टॉपिक। सभी टॉपिक्स पढ़ा दूंगा जो एनटीए में मैंशनड है, वो सभी भी पढ़ा दूंगा। उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मेंशन नहीं है, उसके भी मेथड्स बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, तो चिंता मत करो यार, आई एम द बेस्ट। लेट पी एस बी द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस पी क्यू आर। तो हमारा एक ट्राइंगल है यहाँ पे, ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। तो पी जो है वो है 2,2 पॉइंट, क्यू इज 6,-1 एंड आर इज 7,3। और पी एस है ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन, हाँ पैरेलल टू पी एस। पी एस क्या है, मीडियन है क्या? ओके, तो पी एस हमारा ये मीडियन है। तो अगर पी एस मीडियन है तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो अभी मैंने बताया मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग ये पॉइंट निकाल सकते हैं। ये पॉइंट होगा 13/2 कॉमा 2/2 दैट इज 1, 13/2 कॉमा 1। तो पी एस के पैरेलल एक लाइन है जो 1,-1 से पास करती है। ओके, वो छोड़ दो, पी एस के पैरेलल है। पी एस के क्या है, वो लाइन पैरेलल है। तो पहले तो पी एस लाइन निकाल लेते हैं। पी एस क्या होगा, तो 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। 2 पॉइंट फॉर्म अगर मैं यूज़ करूँगा, सो 2-1 डिवाइडेड बाय 2-13/2 इज इक्वल टू y-2 डिवाइड बाय x-2। या फिर ये करने की ज़रूरत क्या है, ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं गधा हूँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। हमें एक लाइन जो है वो पी एस के पैरेलल ड्रॉ करनी है। हमें एक लाइन जो है वो पी एस के पैरेलल ड्रॉ करनी है। अरे तो सबसे बढ़िया चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं ना, पी एस का स्लोप ही निकाल लेते हैं ना डायरेक्टली। मतलब हमें जो क्वेश्चन में पूछा है, पी एस के पैरेलल लाइन हमें पूछा है, तो पी एस का स्लोप पता चल जाएगा, तो उस लाइन का भी स्लोप पता चलेगा ना। और पी एस का स्लोप क्या होगा, y2-y1 डिवाइड बाई x2-x1। उसके लिए पी एस का इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो पी एस का स्लोप क्या होगा, 2-1 डिवाइड बाई 2-13/2। So that is equal to 1 divided by 4-13 that is -9/2। तो पी एस का स्लोप आएगा -2/9। तो पी एस का अगर स्लोप -2/9 है, तो हमारी जो सेकंड लाइन है L2, उसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, -2/9, क्योंकि दोनों पैरेलल है। और वो लाइन हमारी पास कर रही है किस पॉइंट से, 1, -1 से। तो क्या उस लाइन का इक्वेशन तुम ले सकते, पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गया ये तो y+1 डिवाइड बाई x-1, y+1 इक्वल टू m इंटू x-1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा लाइन का, 9y + 9 इक्वल टू -2x + 2। तो लाइन का इक्वेशन होगा 2x + 9y + 7 इक्वल टू 0। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ट्राई करो क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ करेक्ट है। चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और भी है एक्चुअली, जो भी स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आते हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राइंगल से आते हैं, और ट्राइंगल में भी सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर को अगर तुम्हें किसी भी ट्राइंगल में सॉल्व करना है तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अब मुझे जितना याद आ रहा है मैं बताता हूँ, ax1 + bx2 + cx3 डिवाइड बाई a + b + c, ay1 + by2 + cy3 डिवाइड बाई a + b + c। ये होता है सर्कम सेंटर का डायरेक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जो मैंने अपने लेक्चर में बताया है कोऑर्डिनेट सिस्टम के, इसलिए मैंने कहा कि वो लेक्चर देख लो।
या फिर सर्कम सेंटर को तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो? अब देखो सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है जो सर्कल का सेंटर होता है, सर्कम सेंटर का। सर्कम सेंटर इज द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ऑल द थ्री वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल। तो सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर होता है, तो उसको एक्स कॉमा वाई मान लो। अब पहले तो उसकी डिस्टेंस उस सेंटर की सभी सभी वर्टाइसेस से सेम रहेगी, तो तुम एक्स से, मतलब अगर मान लो सर्कम सेंटर का सेंटर सी ओ है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी एक इक्वेशन आ जाएगी एक्स और वाई में, और ओ बी इक्वल टू ओ सी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी एक्स और वाई में। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो सर्कम सेंटर। तीसरा तरीका क्या हो गया सर्कम सेंटर को कैलकुलेट करने का? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है ना, तो वो जो तुम्हारा साइड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन कैलकुलेट कर लो। साइड है तो दो पॉइंट्स गिवन रहेंगे ट्राइंगल के साइड के, तो तुम मिड पॉइंट निकाल सकते हो, और उन दोनों पॉइंट से तुम स्लोप निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 रहेगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कम सेंटर। तो देखो कितने सारे तरीके हैं। दिस इज ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग, कितना तुम थिंक कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर देखते हैं बाकी। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैज एन वाई इंटरसेप्ट -4 देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पहले मैं देख लेता हूँ कौन से पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स इज P1,4 एंड Q K,3। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो परपेंडिकुलर भी हो और जो बाइसेक्ट भी करे। अब यहाँ का पॉइंट मुझे पता चल जाएगा, ये पॉइंट इसको मैं बोल देता हूँ कुछ R। तो ये R पॉइंट क्या होगा? 1 + K/2 कॉमा 7/2। ये मेरा क्या आएगा? ये मेरा पॉइंट आएगा आर। अब देखो मैं पी क्यू का स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। पी क्यू का स्लोप क्या आएगा? पी क्यू का स्लोप, तो पी क्यू का स्लोप आएगा, ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पी क्यू का स्लोप आएगा 4 - 3 डिवाइडेड बाय 1 - के, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 - के। और इसका स्लोप मैं मान लेता हूँ कुछ m, ठीक है, इसका स्लोप मान लेता हूँ m। सो m इंटू एम ऑफ पी क्यू, क्योंकि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन आएगा -1। तो यहाँ से मुझे m का वैल्यू मिलेगा K-1। m का वैल्यू मिल गया मुझे K-1। तो मेरे को एक पॉइंट पता है और m का वैल्यू पता है, तो इस लाइन का मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो पॉइंट्स पता है मुझे, बाइसेक्टर पे पॉइंट और स्लोप पता है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? y - 7/2 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस m इंटू एक्स माइनस, अच्छा m तो K-1 है ना, m तो K-1 है ना, सो K-1 इंटू एक्स माइनस 1 + K/2, समझ रहे हो? आ रहा है सबको समझ में? तो हमें क्या गिवन है? हमें इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वाई इंटरसेप्ट गिवन है। तो अब तुम्हारे दिमाग में चमक जाना चाहिए सब कुछ कि अरे यार, हमें इसका अगर वाई इंटरसेप्ट गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? भजन करेंगे बस बैठ के? नहीं, हम लोग एक चीज़ करेंगे, इसको हम y = mx + c में कन्वर्ट कर देंगे, और वहाँ से जो c का वैल्यू होगा उसको इक्वल कर देंगे वाई इंटरसेप्ट के। समझ रहे हो? तो ये दिमाग में चमक जाना चाहिए ऐसे। तो देखो ये हो जाएगा y - 7/2 इक्वल टू K-1 इंटू एक्स माइनस K-1 इंटू 1 + K, या फिर K+1/2 लिख सकते हो इसको, K+1/2। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा यहाँ से K-1 इंटू एक्स प्लस 7/2 माइनस K² -1/2 डाउन डाउन। ये अब किस फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको? ये अब मैंने इसको लिख दिया y = mx + c के फॉर्म में। और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि जो y इंटरसेप्ट है इसका, दैट y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से 7/2 माइनस K² -1/2 इक्वल टू क्या आएगा? -4। अब यहाँ से सॉल्व कर लो बस, ठीक है। तो यहाँ से 7 - K² + 1 इक्वल टू -8, K² इक्वल टू 16, K इक्वल टू +-4। तो K के दो वैल्यूज होंगे +-4। दिस इज द फाइनल आंसर। आ गया समझ में सबको?
इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालना है, क्लियर है? ठीक है, तो ये सब तो हमने देख लिया। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है पैरामेट्रिक फॉर्म। पहले मैं बता देता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या इसका यूज़ है। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एंड देन आई थिंक ये लेक्चर ओवर हो जाएगा फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ने के बाद। तो 3 टॉपिक्स बचे हैं। इन 3 टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आई गेस हमें लगेंगे 30 मिनट और 30 से 40 मिनट। सो दिस लेक्चर विल बी 1 आवर 45 मिनट्स आई गेस। चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसको एक्चुअली यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ सुनो इसका। इसका यूज़ ये है, मान लो तुम्हें कोई लाइन गिवन है, उस लाइन पे तुम्हें कोई पॉइंट गिवन है, और उसी लाइन पे उसी पॉइंट से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तुम्हें दूसरे पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ किया जाता है। समझ गए? तो ऐसी कोई लाइन है 3,4 उसके पॉइंट है, मान लो 3,4 पॉइंट से मुझे 5 यूनिट डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो वो मैं निकालूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ करके। ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट्स होंगे एक्चुअली, एक ऊपर और दूसरा नीचे भी तो होगा। तो दोनों तुम निकाल सकते हो प्लस और माइनस साइन का यूज़ करके। ठीक है, पहले तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन क्या है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लो एक्स वाई, दिस इज एन ओरिजिन, और ये कोई लाइन है। ठीक है, इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है Q, x1, y1, और इस पॉइंट पे इस पॉइंट से मुझे R डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट कैलकुलेट करना है P। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज R। तो यहाँ पे मैं डिनोट कर सकता हूँ ऐसे, अंदर से नहीं करते डिनोट एक्चुअली डिस्टेंस को कभी, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दिस डिस्टेंस इज R, और मुझे कैलकुलेट करना है P पॉइंट जो Q पॉइंट से R डिस्टेंस पे हो। तो कैसे करेंगे बताओ? तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ये एंगल थीटा होगा, और सिमिलरली थीटा विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। थीटा क्या होगा? थीटा इस लाइन का स्लोप भी होगा। तो अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स पॉइंट, देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, और मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू, ध्यान दो, एक्स इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक प्लस ये वाला पूरा, समझ रहे हो? तो एक्स प्लस आर कॉस थीटा, करेक्ट है? एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मुझे वाई लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक प्लस, ये तो वाई वन है, यहाँ से यहाँ तक देखो वाई वन है, और प्लस ये ऊपर वाला आर साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा ये? वाई इक्वल टू वाई वन प्लस आर साइन थीटा। तो फ्रॉम हियर आई विल गेट एक्स माइनस एक्स वन बाय कॉस थीटा इक्वल टू आर, और यहाँ से मुझे मिलेगा y माइनस वाई वन बाय साइन थीटा इक्वल टू आर। तो इसी को कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, एक्स माइनस एक्स वन बाय कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय साइन थीटा इक्वल टू आर। दिस इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन। अब यहाँ पे x1 और y1 क्या है? x1 और y1 उस लाइन पे कोई एक पॉइंट है। r क्या है? उस पॉइंट से r डिस्टेंस पे p पॉइंट है x, y, और उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं। किसी भी लाइन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन से तुम्हें मिलेंगे। समझ रहे हो? ओके। अब जो चीज़ मैं यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ पे 2 एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब 2 पॉइंट्स होंगे। एक तो नीचे भी रहेगा ना, r डिस्टेंस पे नीचे भी एक पॉइंट रहेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स इसके ही सेम रहेंगे। एक्चुअली देर आर 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्चुअली देर आर 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट्स। एक्चुअली देर आर 2 पॉइंट्स। तो सेकेंड पॉइंट तुम्हें कैसे मिलेगा? सेकेंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट तो आ गया ये एक्स माइनस एक्स वन बाय कॉस थीटा, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू वाई वन प्लस आर साइन थीटा, करेक्ट है? ये पिछली इक्वेशन से आता है ये सब। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा? बस माइनस का फर्क आएगा, एक्स वन माइनस आर कॉस थीटा आएगा, और वाई वन माइनस आर साइन थीटा आएगा। समझ रहे हो?
तो एट ए डिस्टेंस आर 2 पॉइंट्स होंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन निकालते हैं। तो ट्राई कर लो ये क्वेश्चन। ये शायद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली हमें। देखो यहाँ पे ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो एक इंसेक्ट 1,2 पॉइंट से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे P पॉइंट होगा 1,2, और इस पॉइंट से स्टार्ट करके उसने ट्रैवल किया 3√2 यूनिट्स, मेकिंग 135 डिग्री एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, तो एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बना के मतलब ऐसे ही जाना पड़ेगा ना उसको, तभी तो वो एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ऐसे ट्यों 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 ट्यों। तो ये एक्स एक्सिस के साथ उसने बनाया एंगल 135 डिग्री, और वो क्रॉल अप किया और यहाँ पे आ गया किसी क्यू पॉइंट पे। ये डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है 3√2। फिर उसके बाद क्या हुआ, देन टर्न्स 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो है इंसेक्ट, ये 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसने टर्न लिया। 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये जाना तो चाहिए था ऐसे, बट यहाँ से भी इसने टर्न ले लिया 105 डिग्री, ऐसे कुछ है ना। तो ये हमें पता है 135 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री, और ये कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री, तभी ना 105 डिग्री का टर्न कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे जा रहा था, 105 डिग्री का टर्न लिया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये टर्न आ गया और ये पहुंच गया आर पॉइंट पे आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मच दिया है 4 यूनिट्स। तो हमें आर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पूरा का पूरा डायग्राम समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया यहाँ पे क्या करना है हमें। हमें यूज़ करना है यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो पहले तो मैं सॉल्व करूँगा फॉर पॉइंट क्यू। पहले मैं सॉल्व करूँगा फॉर पॉइंट क्यू। अब पॉइंट क्यू के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट क्यू के मैं कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ कुछ x, y। सो x माइनस x1 यहाँ पे क्या है 1 है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। y माइनस y1, सो y माइनस y1 तो क्या है 2 है, डिवाइड बाय साइन थीटा होता है। इक्वल टू क्या चाहिए मुझे r, 3√2 डिस्टेंस पे, 3√2 डिस्टेंस पे, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा नीचे आएगा कॉस थीटा। थीटा थीटा इज द एंगल विच द लाइन मेक्स विथ एक्स एक्सिस। टैन थीटा क्या होता है, वही होता है। तो कॉस 135 डिग्री और साइन 135 डिग्री। तो यहाँ से x और y कैलकुलेट कर लो, देन यू विल गेट x एंड y एज। ऐसे अगर मैं कैलकुलेट करूँगा कॉस 135 डिग्री कितना होगा, कॉस 180 माइनस 45 दैट इज माइनस कॉस 45 दैट इज माइनस 1/√2। उधर जाएगा तो माइनस 1/√2, √2 -3 -3 -2 आएगा, है ना। तो क्यू पॉइंट क्या आएगा -2, ये तो 1/√2 होगा, 3 + 2 -2, 5। क्लियर, क्यू पॉइंट मिल गया। अब अगर मुझे आर पॉइंट चाहिए फॉर पॉइंट आर, तो सिमिलरली फिर से हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पॉइंट आर क्या आएगा, अभी क्यू पॉइंट पे आ चुके हैं -2, 5 से, यहां से लगा रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो -2 x माइनस x1, सो x + 2 इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ये चीज़, y माइनस 5 डिवाइडेड बाय इक्वल टू, अब r क्या लिखे यहाँ पे, ध्यान दो ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। अब एक्चुअली हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं हमेशा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। जब भी ऊपर वाला पॉइंट चाहिए होता है, ऊपर वाला, उस पॉइंट से ऊपर, तो हम r को लेते हैं प्लस, और जब भी उस पॉइंट से
नीचे वाला मतलब इधर वाला पॉइंट चाहिए होता है आर डिस्टेंस पे, तब हम आर को लेते हैं माइनस। लिख देता हूं यहां पे नोट, वी टेक प्लस आर व्हेन वी वांट अबोव पॉइंट। जब हमें ऊपर वाला पॉइंट चाहिए तो हम प्लस आर लेते हैं व्हेन वी वांट अबोव पॉइंट। एंड नीचे देखो, नीचे वाली इक्वेशन में क्या लिया, माइनस आर, एंड माइनस आर व्हेन यू वांट बिलो पॉइंट। ठीक है, व्हेन वी वांट बिलो पॉइंट। चलो, तो मुझे अब नीचे वाला पॉइंट चाहिए, क्यू पॉइंट से नीचे वाला चाहिए, तो यहाँ पे मैं आर का वैल्यू लूंगा -4 डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस, तो ये तो 60 डिग्री है, तो एंगल विद एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या -1 मतलब 120 हो जाएगा क्या एंगल विथ एक्स एक्सिस। अरे गधे, जब भी एंगल विथ एक्स एक्सिस लेते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, तो एंगल 60 ही रहेगा। ठीक है, ऐसा गलती मत कर देना एग्जाम में छोटी छोटी। तो यहाँ पे आएगा कॉस 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री। तो कैलकुलेट कर लो यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू। योर फाइनल आंसर विल बी एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई मतलब पॉइंट आर विल बी -4, 5 -2√3। हो गया सॉल्व। क्लियर है सभी को, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एंड आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। टाइम कितना हो रहा है यार, 8:37। एक्चुअली मुझे खाने के लिए भी जाना है ना, तो 23 मिनट्स है और 2 टॉपिक्स है, हो जाएगा आराम से हो जाएगा, वो भी बिना कुछ स्किप करे। इसके बाद भी एक्चुअली एक टॉपिक जो था फैमिली ऑफ लाइन्स, वो मैंने लिखा नहीं था टॉपिक, बट वो टॉपिक भी मैं कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इंपॉर्टेंस क्या है उस टॉपिक की। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, किसी भी एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है डायरेक्टली। मैं डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, बट मैं डेरिवेशन भी तुम्हें बताऊंगा कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो मान लो ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, और ये कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, और मुझे इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस लाइन पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम लोग डिस्टेंस मानते हैं किसी भी पॉइंट की लाइन से। मान लो ये डिस्टेंस है डी, और मुझे ये डी कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो मैं इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करूंगा। इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, ऑब्वियसली इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखो, तो स्लोप आएगा -b/a। करेक्ट है, नहीं -a/b, by इक्वल टू -ax माइनस सी, तो -a/b स्लोप क्या आएगा इसका, -a/b। तो अगर इसका स्लोप -b/a है, तो हमारी ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या आएगा, b/a। दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आना चाहिए ना, तो इसका स्लोप क्या आएगा, b/a। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म से मुझे क्या मिलेगा, मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म से मिलेगा यहाँ पे डी डिस्टेंस पे, मुझे लिखना है डी डिस्टेंस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। डी डिस्टेंस पे मुझे क्या लिखना है, डी डिस्टेंस पे मुझे लिखना है पॉइंट का कोऑर्डिनेट। मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहता हूँ। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ, इसको x1 y1 मान ले क्या, एक काम करते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं। और मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के x, y। तो इसके अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं पैरामेट्रिक फॉर्म से, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऑब्वियसली लिखूंगा x-x1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, करेक्ट है, कॉस थीटा इक्वल टू y-y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल टू आएगा d। अब देखो यहाँ पे x-x1 बाय कॉस थीटा क्या आएगा और साइन थीटा क्या आएगा, तो tan थीटा इक्वल टू b/a है। इस लाइन का स्लोप जो है वो क्या है, tan थीटा।
और दैट इज इक्वल टू बी बाई ए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इनको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, कॉस थीटा इज ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन थीटा इज बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन आई विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई मुझे क्या मिलेगा फिर, एक्स कॉमा वाई विल बी इक्वल टू, एक्स आएगा ए डी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स वन, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट आएगा बी डी बाय रूट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, बी डी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई वन। ये डेरिवेशन है, अगर समझ में नहीं आया तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मेरे होंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्या है एक्चुअली, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब पी क्यू तुम्हारा डिस्टेंस होगा, ओके, अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला इन पी क्यू, योर रिजल्ट विल बी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके तो नहीं दिखा रहा मैंने, पूरे दिखा दिया तुम्हें डेरिवेशन कैसा होता है। तो अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट पी क्यू। अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट पी क्यू। तो पी क्यू विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस डी कम आउट टू बी मॉड ऑफ, मॉड लगाते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब उस लाइन के इक्वेशन में एक्स वन को वाई वन को पुट करो, डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, तुम्हें मिल जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वन वाई वन फ्रॉम ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्लियर है, रिजल्ट क्लियर है कैसे डिराइव हुआ, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो क्वेश्चंस। An equilateral triangle has base along the line 12x plus 5y equal to 11 and one of the vertex is 1, -2. Find the area of triangle। पहले तो डायग्राम निकाल लेते हैं। अब देखो एक ट्रायंगल का वर्टेक्स ये है 1, -2, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा सेटिस्फाई 1, -2, मतलब ये वर्टेक्स इस लाइन पे लाई नहीं करता, मतलब बेस ऐसा है 12x प्लस 5y इक्वल टू 11 इस लाइन पे, और जो वर्टेक्स हमें गिवन है ना वो ऊपर वाला वर्टेक्स गिवन है, समझ रहे हो। सो द वर्टेक्स दैट गिवन इज 1, -2। ये बन जाएगा इस क्वेश्चन का डायग्राम, और क्वेश्चन खत्म हो गया अब आधे लोगों ने तो कर भी लिया होगा। तो इस ट्रायंगल का अगर तुम्हें एरिया फाइंड करना है तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, तो एच, ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शायद नहीं है ही, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी मेरे पास डेटा नहीं है कौन सी ईयर के है, ठीक है। तो तुम हाइट फाइंड कर सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का इस लाइन से फाइंड करके तुम हाइट फाइंड कर सकते हो। तो एच क्या आएगा, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, सो 12 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 11 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, हाइट जो है वो हाइट आएगी 12 - 10 इज 2, 2 + 11 इज 13, 13/13 13/13। सो हाइट इज इक्वल टू 1। जो हाइट है इस ट्राइंगल की वो हाइट आई 1, बट सिर्फ हाइट से ट्राइंगल का एरिया निकल नहीं सकता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ता है, बट बेस तो पता ही नहीं है बेस तो हमें पता ही नहीं है, तो बस हाइट से कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का साइड ही कैलकुलेट कर लेंगे। अबे अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल तुम्हें गिवन है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/a। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, h/a। √3/2 इक्वल टू h क्या है 13, h1 है, सो 1/a। a इक्वल टू क्या आया 2/3, 2/√3। तो जो एरिया होगा इस ट्राइंगल का क्या होगा,
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है ना एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का। दिस विल बी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, सो दैट इज 4/3। तो एरिया क्या आएगा 1/√3, 1/√3 और 2/√3 है। हैव वी डन मिस्टेक हियर गाइज? जेंटलमैन, जेंटलमैन, हाँ एरिया 1/√3 करेक्ट है, एरिया 1/√3 आएगा। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 2/√3 तो साइड आएगा, तो मैं साइड चेक कर रहा था, ओ सॉरी एरिया 1/√3 आएगा, वो करेक्ट है। अरे कैलकुलेशन का मुझे डर लगा रहता है यार क्योंकि एक दो कैलकुलेशन मिस्टेक निकल चुकी है ना मेरी पहली, सो आई फियर कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दूँ कहीं पे। कॉन्सेप्ट में तो मेरी दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे पता है कॉन्सेप्ट तो मैं सही लगाऊंगा। चलो सॉल्व हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। इसके आगे क्या प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है क्या? हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो पहले ये ट्राई करो। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 दैट लाई एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस। तो पहले तो हमारा एक लाइन है, ठीक है, पहले हमारा एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, और इस लाइन से इस यूनिट डिस्टेंस में मतलब दूसरा लाइन है 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे लाई करने वाले सभी पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इससे यूनिट डिस्टेंस पे हो, मतलब इनका जो डिस्टेंस है इस लाइन से दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहले तो हमें कोई तो यहाँ पे पॉइंट मानना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे या तो ये तुम कर सकते हो कि इसको h कॉमा के मान लो, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का एक फॉर्मूला लगाओगे, वहाँ से एक इक्वेशन आएगी, और ये h प्लस एच कॉमा के इस लाइन पे लाई करते हैं तो h प्लस के इक्वल टू 4 ये दूसरी इक्वेशन मिलेगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वहाँ से h और k के वैल्यूज मिल जाएंगे। ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। बट दो वेरिएबल के क्वेश्चन को तुम एक वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? कोई एक पॉइंट मान लो इस पे k, ठीक है, x इक्वल टू के, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस के। और अब सॉल्व कर लो यार, अब एक ही वेरिएबल में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो दो वेरिएबल के क्वेश्चन को देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड ऑफ 4k, है ना, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस के माइनस 10 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ये आएगा। बस इसको सॉल्व कर लो यार। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, मॉड ऑफ 4k प्लस 12 माइनस 3k माइनस 10 इक्वल टू 5। सो मॉड ऑफ k प्लस 2 इक्वल टू 5। यहाँ से मुझे दो आंसर मिलेंगे, एक तो k प्लस 2 इक्वल टू 5, क्या हमने कुछ गलती करी है? नहीं, आई थिंक k इक्वल टू 3, और दूसरा k प्लस 2 इक्वल टू -5, तो k इक्वल टू -7। दो पॉइंट्स मिले। तो वाई एक्सिस भी इसका दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट क्या है इसका 4 माइनस के, तो 4 माइनस के क्या होगा, 4 माइनस के दैट इज़ 4 माइनस 3 1, और यहाँ पे 4 माइनस के दैट इज़ 4 माइनस माइनस 11। तो दो पॉइंट्स हमें मिल गए, एक तो 3,1 और दूसरा -7,11। समझ गए? तो ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन के कॉन्सेप्ट से। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2023। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम इस लेक्चर के एंड पे आ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, आपको लेक्चर में पूरे कैसा लगा, ये आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट करके यार। चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। और ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, नहीं, बट जो दिमाग उन्होंने लगाया ना ये क्वेश्चन बनाने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिमाग लगाया उन लोगों ने। देखो
इस क्वेश्चन का डायग्राम जिसने बना लिया ना, वो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। तो यहाँ पे बना देते हैं डायग्राम। तो क्या हो रहा है देखो, लेट बी एंड सी बी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन y प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो एक लाइन है y प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब y प्लस एक्स इक्वल टू 0 लाइन कैसे होगी, स्लोप उसका 135 डिग्री होगा, -1 होगा स्लोप, तो ऐसी होगी y प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, इस लाइन पे b एंड c 2 पॉइंट्स लिए मैंने, एंड दीज पॉइंट्स आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब b पॉइंट इधर है और c पॉइंट इधर है, ये दोनों पॉइंट्स है विच आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, दीज टू आर एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। लग नहीं रहा तो यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा। सपोज ए इज ए पॉइंट ऑन y माइनस 2x इक्वल टू 2। अब ए कोई पॉइंट है y माइनस 2x इक्वल टू 2 लाइन पे। अब y माइनस 2x इक्वल टू 2 लाइन कैसी होगी, y माइनस 2x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 से पास करेगी, तो यहाँ से कुछ पास करेगी मान लो, और x में पास करेगी -1 से, तो यहाँ से कुछ पास करेगी, मतलब ऐसी कुछ लाइन है। ठीक है, दिस इज आवर लाइन y माइनस, मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में समझाने के लिए। y माइनस 2x इक्वल टू 2। अब इस लाइन पे मैंने कोई पॉइंट लिया है a पॉइंट, और ये जो ए बी सी है दैट इज मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये जो ए बी सी है, ये ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। ए से बी को ज्वाइन करूंगा और ए से सी को ज्वाइन करूंगा, तो ये तीनों पॉइंट्स मिलके इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो हमें बताना है कि इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो एट फर्स्ट ग्लांस लगेगा कि ये तो सॉल्वेबल ही नहीं है। ऑप्शन में अगर कहीं पे फोर्थ ऑप्शन तुम्हें दिखा कैन नॉट बी सॉल्व, तो आधे बच्चे तो उसको मार्क करके आ जाएंगे, यार हो ही नहीं सकता ये तो सॉल्व, कैसे होगा ये सॉल्व। बट एक्चुअली ये सॉल्वेबल है क्वेश्चन। देखो कैसे, पहले तो क्या पहले पहले तो ये जो बी एंड सी है ये सिमेट्रिक है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब अगर मैं ए से मीडियन ड्रॉ करूंगा, ए से अगर मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया ऐसे, अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो मीडियन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, और जितना भी सब कुछ होता है वो सभी एक ही लाइन होती है। मतलब जो मीडियन होता है वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ओनली इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। और सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में, आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में जो दो इक्वल साइड्स हैं उनके वर्टेक्स से अगर तुम ड्रॉ करोगे तो वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये दो ट्राइंगल्स में, इक्विलैटरल ट्राइंगल में और आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, हमें गिवन है। तो अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो बी सी के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही जाके रुकेगा। क्लियर है। अब बी सी और ये दोनों परपेंडिकुलर है। बी सी का इक्वेशन क्या है, y प्लस एक्स इक्वल टू 0, मतलब इसका स्लोप क्या है, स्लोप है इसका -1। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसका स्लोप क्या रहेगा, +1। और ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू mx। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू x। समझ रहे हो। अब ए पॉइंट से मेरे पास होने वाली दो लाइंस मुझे मिल गई, y इक्वल टू एक्स और y माइनस 2x इक्वल टू 2। तो ए पॉइंट में निकाल सकता हूँ यहाँ से y इक्वल टू एक्स, और दूसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 2। तो यहां से मैं लिखूंगा x इक्वल टू 2x प्लस 2, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू -2। और x अगर -2 है तो y भी क्या आएगा, -2। तो मुझे मिल गया ए पॉइंट, ए पॉइंट मुझे मिल गया क्या, -2 -2। अरे अगर ए पॉइंट मिल गया तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो हाइट क्या आएगी इसकी, रूट ऑफ ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4 + 4 2√2। हाइट मुझे मिल गई 2√2। और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। और अगर इस साइड को मैं ए मानूंगा तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू h बाई ए क्या आएगा, h बाई साइन 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू
2√2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो साइड क्या मिली मुझे ट्राइंगल की? साइड मिली ट्राइंगल की मुझे 4√2 डिवाइडेड बाय √3। तो एरिया क्या होगा ट्राइंगल का? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू 16 इंटू 2/3। ठीक है, 4 4 जा 16। एरिया इज 8/√3। एरिया इज 8/√3 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का 2023 का, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। कैलकुलेशन क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं था, बट लॉजिक जो लगाना था क्वेश्चन में, और सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम, वो बहुत ही बढ़िया थी इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलो चलते हैं अभी हमारे लास्ट दो टॉपिक्स पे, जो कि है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड द लास्ट वन इज फैमिली ऑफ लाइंस। इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? मान लो ये फॉर्मूला लगाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे, वो फॉर्मूला लगाने के लिए एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल होनी चाहिए। हमें पता है जो पैरेलल लाइंस होती है उनका स्लोप इक्वल होता है। तो पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ कांस्टेंट टर्म का। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन है तो दूसरी होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू। ठीक है, तो पहले तो तुम्हें पैरेलल लाइंस को इस फॉर्म में लिखना है, तभी ये फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मान लो लाइन L1 है विच इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और दूसरी है लाइन L2 विच इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, L1 पे मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ x1, y1, और उसका डिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ L2 से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस क्या आएगा? मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी टू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट हमें पता है जो x1, y1 पॉइंट है वो L1 पे लाई करता है, तो L1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन क्या आएगा? माइनस सी वन। तो यहाँ से डी क्या आएगा? मॉड ऑफ सी टू माइनस सी वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी द फॉर्मूला बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा मॉड ऑफ सी टू माइनस सी वन डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लो। मैं जस्ट 30 सेकेंड्स में आया, एक क्वेश्चन कर लो तब तक। आई एम सो सॉरी अगर कोई बैड वर्ड तुम्हें अभी सुनाई दिया होगा, वो मैंने नहीं कहा था। तो एक्चुअली मेरे दोस्त आ गए थे और उनको पता नहीं था मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दूर दूर से गालियाँ सब चल रही थी। फिर भी एक गाली उससे निकल ही गई शायद वो लेक्चर में भी आ जाए। आई एम सो सॉरी। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज़, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या नहीं पता नहीं। अरे देखो, जो सभी क्वेश्चन है ना वो जेई मेंस लेवल के, तो चिंता मत करो। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू लाइन्स। तो देखिए पता चल रहा है ये दोनों पैरेलल लाइन्स होगी, बस इनकी इक्वेशन पैरेलल लाइन्स के फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, जो हमें पहले लिखनी पड़ेगी। तो एक है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें गिवन तो है 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0, बट हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 5/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों आ गई हमारी पैरेलल लाइंस, इनके बीच में डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू लाइंस।
तो अगर वो स्ट्रेट लाइन इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब पहले तो वो स्ट्रेट लाइन इन दोनों के पैरेलल है। लाइन का लाइन से डिस्टेंस तभी बता सकते हैं जब वो दोनों लाइंस पैरेलल हो। अगर दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है तो कहीं पे तो इंटरसेक्ट करेंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस 0 हो जाएगा। तो अगर दो लाइंस के बीच में तुम डिस्टेंस बता रहे हो, दैट मीन्स दोज आर पैरेलल लाइंस। तो जो पैरेलल लाइन है तीसरी, वो उसको मैं मान लेता हूँ 2x + 3y प्लस c = 0, लेट्स अज्यूम। तो वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका फर्स्ट के साथ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ c - -7 दैट इज c + 7 डिवाइडेड बाय √(a² + b² दैट इज √2² + 3²। सिमिलरली ये जो हमारी लाइन है, इसका इससे डिस्टेंस क्या आएगा, c + 5/2 मॉड ऑफ c + 5/2 डिवाइडेड बाय द सेम √2² + 3²। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो हमें मिल गया मॉड ऑफ c + 7 इक्वल टू मॉड ऑफ c + 5/2। तो एक बार प्लस के साथ खोलो इसको, एक बार माइनस के साथ खोलो, तो c + 7 इक्वल टू c + 5/2। तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, नो सॉल्यूशन, छोड़ दो यार। दूसरा इसको माइनस के साथ खोलो, सो c + 7 इक्वल टू -c - 5/2, 2c इक्वल टू -7 - 5/2। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 14 और 5 19 -19/4 टोटल। So this is our final answer, c equal to -19/4. So 2x + 3y -19/4 is the line which is equidistant from these two lines. समझ गए? चलो चलते हैं अभी हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि मैंने एक्चुअली लिखा तो नहीं था और मेरे से रह गया था ये लिखना, बट फिर भी मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि मुझे पूरी तरीके से याद है ये कॉन्सेप्ट। मैं एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ इसके बारे में तुम्हें, फैमिली ऑफ लाइन्स के बारे में। जब मैंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, फैमिली ऑफ लाइन्स, तब एक्चुअली मुझे ये समझ में नहीं आया था कि क्या है भाई ये फैमिली ऑफ लाइन्स। बट फिर जब मैंने इसको ध्यान से देखा और इसके बारे में सोचा खुद से, तब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और तब मुझे पता चला कि क्या ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये फैमिली ऑफ लाइन्स। तो सिर्फ पढ़ो नहीं, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद 5 मिनट बैठ के थोड़ा सोचो और इसको अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फैमिली ऑफ लाइन्स। तो फैमिली ऑफ लाइन्स में हम बताते हैं कि कोई दो लाइन्स अगर इंटरसेक्ट कर रही है, हमें पता है दो लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट मैक्सिमम 1 पॉइंट। तो मान लो ये दो लाइन्स है और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मुझे लिखनी है कंडीशन या फिर मुझे लिखनी है इक्वेशन ऑफ ऑल दोज लाइन्स विच पास थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स एंड द सेट ऑफ ऑल दोज लाइन्स इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइन्स। मतलब ऐसी सारी लाइन्स जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है, उन सभी लाइन्स के सेट को मैं कहूँगा फैमिली ऑफ लाइन्स। और मुझे इन फैमिली ऑफ लाइन्स की एक जनरल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, एक जनरल इक्वेशन इसकी मुझे लिखनी है। तो मान लो जो हमारी एक लाइन गिवन है उसकी इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, और जो दूसरी इक्वेशन मुझे गिवन है लाइन की वो है a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। और मुझे फैमिली ऑफ लाइन्स की जनरल इक्वेशन लिखनी है। देखो, तो अब मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं एक यहाँ पे इक्वेशन लिख दूंगा और फिर उस इक्वेशन को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो मैंने एक यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, देखो a1x + b1y + c1 + लैम्डा, लैम्डा इज ए पैरामीटर, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, a2x + b2y + c2 = 0। तो ये जो इक्वेशन मैंने तुम्हारे सामने लिखी है, ठीक है, फिर से लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा था तो अच्छे से लिखते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को हमें समझना भी है। ये हमारी इक्वेशन है, तो ध्यान से इस इक्वेशन को देखो। पहले तो ये एक इक्वेशन है जो लीनियर है, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, और हमें पता है ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। तो इस इक्वेशन को देखने के बाद पहला पॉइंट जो है, जो मैंने यहाँ से निकाला, कंक्लूड किया, वो है कि दिस रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। पहले इक्वेशन लिखी, अब मैं चीज़ें कंक्लूड कर रहा हूँ इसके बारे में। दूसरी चीज़, ये जो हमारी दो लाइंस गिवन थी, मान लो ये किसी पॉइंट से पास कर रही है h, k, ये जो पॉइंट यहाँ पे h, k, अगर मैं h, k को इस इक्वेशन में पुट करूँगा
तो a1h प्लस बी वन के प्लस सी वन वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो इस लाइन पे लाई करता है। सिमिलरली a2h प्लस बी टू के प्लस सी टू भी जीरो हो जाएगा। मतलब ये जो लाइन की इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, दिस लाइन पासेस थ्रू h कॉमा के पॉइंट, दिस लाइन पासेस थ्रू h कॉमा के पॉइंट, और लैम्डा यहाँ पे पैरामीटर है। लैम्डा पैरामीटर है मतलब we are covering all the lines which are passing through h comma k points, we are covering all the straight lines which are passing through h comma k points. That implies this represents the family of straight lines. ये इक्वेशन क्या होती है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो। इसको लिखने का एक और तरीका है कि अगर मान लो तुम्हारी ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, then the family of lines which are passing through the points of intersection of these two lines is represented as L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो। बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर, अति सुंदर। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, बाकी तुम लोग अपने जो भी मॉड्यूल है तुम्हारे पास उससे ट्राई कर सकते हो। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड होता है, यही लॉजिक होता है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर उसमें भी कोई दिक्कत हो जाए, मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन ना बने, तुम्हारी कोई क्वेरी हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है, कोई हेजिटेट होने वाली बात नहीं है, आराम से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें आंसर कर दूंगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि तुम्हें दो लाइंस का इक्वेशन गिवन रहेगा। मान लो मैंने तुम्हें इक्वेशन दे दिया दो लाइंस का, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, और तुमसे बोला जाएगा कि एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है। ओके, और एक ऐसी लाइन है जो इन फैमिली ऑफ लाइंस में इंक्लूडेड है और जिसका जो पॉइंट पास करती है 4,4 पॉइंट से। देर इज ए लाइन, देर इज ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है इन दो लाइन से, और उसमें से एक लाइन एंड वन ऑफ देम पासेस थ्रू 4,4 पॉइंट एंड वन ऑफ देम पासेस थ्रू 4,4। तो उस लाइन का इक्वेशन बताओ, तो उस लाइन का इक्वेशन बताओ। पहले तो हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जनरल इक्वेशन लिखेंगे। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जनरल इक्वेशन क्या होगा? L1 दैट इज x प्लस वाई प्लस लैम्डा L2 दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ये आ गया फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन। अब हमें दिया है कि इसमें से एक लाइन 4,4 से पास करती है, तो वो लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी ना, इस इक्वेशन को यार, ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 4 दैट इज 4, 8 प्लस 4 12 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तुम्हें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा -2/3। अब इस लैम्डा के वैल्यू को फिर से पुट कर दो इस इक्वेशन में, तुम्हें उस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी समझ गए? फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो तुम्हें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है, उससे तुम्हारी लाइन की इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगी। समझ रहे हो? चलो, तो लैम्डा का वैल्यू अगर इसमें पुट करूँगा फिर से, तो x प्लस वाई प्लस लैम्डा दैट इज -2/3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 3x प्लस 3y माइनस 4x माइनस 2y इक्वल टू जीरो। तो जो मेरी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन थी उसकी इक्वेशन क्या आई? अरे यार, यहाँ पे हमने गलत कर दिया एक्चुअली। यहाँ पे हमें देखो एक गलती कर दी। क्या? यहाँ पे हमें L1 का इक्वेशन लिखना है। तो L1 का जब इक्वेशन लिख रहे हो तो x प्लस वाई माइनस 7 पूरा का पूरा इक्वेशन लिखना है, और 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू जीरो। ओ आई एम सो सॉरी। L1 प्लस लैम्डा L2 ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है ना, तो पूरा का पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। 2x प्लस वाई माइनस 7 और 2x प्लस वाई माइनस 3। अब ये लाइन 4,4 से पास कर रही है, सो 4,4 से अगर पास कर रही है तो 8 माइनस 7 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 12 माइनस 3 9 इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा? -1/9। ठीक है, इसमें हमने पुट कर दिया 4,4। अब लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट करो तो तुम्हारी फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगी। x प्लस वाई माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, लैम्डा का वैल्यू क्या है? -1/9 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू जीरो। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ योर लाइन। तो क्या आएगी इक्वेशन? 9x प्लस 9y माइनस 63 माइनस 2x
माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन तुम्हें मिलेगी 7x प्लस 8y minus 60 equal to 0. So this is the equation of the line which passes through the point of intersection of these two lines and also pass through 4,4. 4,4 अगर इसमें पुट करोगे so 28 plus 32 सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो ऐसे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ ये जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस ये यहाँ पे ख़त्म होता है। 2 घंटे में हमने इस चैप्टर को कवर किया। मुझे नहीं लग रहा था इसके लिए 2 घंटे लगेंगे, मैंने गेस किया था इसके लिए 1.5 घंटा लगेगा, बट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का टॉपिक थोड़ा सा आगे चला तो इसके लिए 2 घंटे हमें लग गए। ठीक है, कोई बात नहीं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी थे इसमें इन्वॉल्व वो सभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। अब ये जब लेक्चर आएगा उसके अगला दिन आपको PYQ सॉल्व करना है, फिर हम लोग सर्कल का टॉपिक देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।